ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब सवाल उठता है कि सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ते हैं क्यों है। देखो, हम लोगों ने जो टेम्परेचर की एक्शन है, हमने टेम्परेचर की एक्शन कहाँ कहाँ देखी। हमने सबसे पहले इस चैप्टर पढ़ा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, पढ़ा पिछला चैप्टर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा कि हीट का किसी सॉलिड के ऊपर क्या असर पड़ता है, पढ़ा ना। अब क्या है बेटा कि टेम्परेचर का जो सबसे जोरदार असर पड़ता है वो गैसेस के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? गैसेस के। और इतना ज़्यादा ये वास्ट, यानी इतना वृहद, इतना विशाल क्राइटेरिया है कि इसको हम उस चैप्टर में कवर नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इसलिए उसको कवर करने के लिए एक हमने चैप्टर ही अलग से बना लिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर हुआ? क्या होता है, मान लो आपके पास किसी चैम्बर में गैस है, गैस। अब एक बात मैं आपको बहुत काम की बता देता हूँ, सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड बनता है, लिक्विड कन्वर्ट होकर के गैस बनती है। जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो एक आपको पता होगा हीट इन्वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। लिक्विड से गैस बनता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, वहाँ भी लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है। बट बेटा गैस बन गई, गैस के बाद तो और कोई फेज़ है नहीं। मतलब गैस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि गैस का टेम्परेचर, मतलब गैस का टेम्परेचर ना बढ़े। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब गैस में कोई लेटेंट हीट नहीं होती है, समझ गए? गैस में कोई लेटेंट हीट नहीं होती है तो कोई फोर्थ स्टेट बनती है, बट फोर्थ स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। मतलब गैस में अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ना 100% तय है। बोलो यस और नो। भाई सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप हीट देते जाते थे मगर टेम्परेचर वहीं रुका रहता था। लिक्विड टू गैस में आप हीट देते जाते थे, टेम्परेचर वहीं रुका रहता था, क्योंकि हीट जो जाती थी वो लेटेंट फॉर्म में जाती थी, छिपे हुए फॉर्म में। बट गैस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। गैस में हीट दोगे तो टेम्परेचर यकीनन बढ़ेगा। ओके। और गैस में अगर आप आइडियल गैस मानते हो तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान के चलना? 0। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों 0 होती है ना। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0। तो आइडियल गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सीधा असर आपको किस में देखने को मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में पूरी गैस की डिस्कवरी करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टेट बॉयल्स लॉ। पढ़ो भाई बॉयल्स लॉ। State Boyle's law. At constant temperature, the pressure of a given mass of gas is inversely proportional to its volume. कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का कोई गिवन मास है, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, आप अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसका जो प्रेशर होगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। मतलब अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी। क्लियर हो गया? यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PV, तो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा K/V, तो P इंटू V इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। समझ गए ना? ठीक ना। मतलब हीट के तीनों चैप्टर देखा जाए तो इंटर रिलेटेड है सारे चैप्टर। अब बॉयल्स लॉ आ यहाँ रहा है, बट हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ कुछ टर्म थे बॉयल्स लॉ के, आइसोथर्मल, है ना। नेक्स्ट, तो ये बॉयल्स लॉ किसको जनरेट करता है? आइसोथर्मल प्रोसेस को, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट में होने वाली सारी प्रोसेस क्या होंगी? आइसोथर्मल होंगी ना, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल गैस? Gas obey the perfect gas equation at all pressures and temperatures are called ideal gas. जो गैसेस परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, तो वही PV इक्वल, हाँ बस बिल्कुल सही, PV इक्वल टू nRT या μRT, इसको फॉलो करने वाली गैसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? युवराज, व्हाट इज एन एवोगैड्रो लॉ? अब एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, पढ़िए। According to this law, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain the same number of molecules. ये बहुत प्यारा लॉ है। मतलब अगर आपके पास, मान लो आपके पास 2 लीटर की कोई जार है और आपने इस जार में 2 लीटर की जार है, ऐसे 2 लीटर के पास 10 जार हैं आपके पास, और 10 में अलग अलग गैस है, 10 में अलग अलग गैस है। तो डजेंट मैटर कौन सा गैस है, जो वॉल्यूम, जो मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सभी में, सब में सेम होंगे। समझ गए ना? मतलब इक्वल वॉल्यूम
और इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ऑल द गैसेस ऑफ सेम वॉल्यूम हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब वॉल्यूम तो उसका है ना सर बस? भाई वॉल्यूम बर्तन का जो होता है ना, हाँ। उसी में जो अगर उस पूरे बर्तन के वॉल्यूम में गैस भरी हुई है, 2 लीटर गैस भरी हुई है, समझ गए ना? आपने एक गुब्बारा फुलाया, समझ गए ना? आपने उसमें 2 लीटर का गुब्बारे की कैपेसिटी आपने फुलाया, हाँ सर। 2 लीटर गैस भर दी। हाँ। अब इसमें जो आपने एक में हाइड्रोजन भरी, हाँ सर। एक में हीलियम भरी, हाँ सर। एक में नियॉन भरी, अलग अलग गैसों के गुब्बारे फुला लिए। यस सर। अब फिर अगर आप देखोगे सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एक ही होंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। शर्त ये तीनों का क्या हो? वॉल्यूम सेम हो वॉल्यूम सेम होगा और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो। क्लियर? ठीक है सर। आ गया समझ में? मतलब गैस कोई भी हो, बस वॉल्यूम सेम होना चाहिए और प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? अब अगला है डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, प्रेशर लो। ठीक है ना? मान लीजिए आपके पास एक कोई कंटेनर है, समझ गए ना? उसका वॉल्यूम कुछ है, V वॉल्यूम है। आपने एक गैस डाली, ठीक है ना? उसने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया? P1। फिर इसको निकाल करके इस गैस को दूसरी गैस डाली, उसने खुद का प्रेशर कितना एग्जर्ट किया? P2। फिर उसको निकाल करके तीसरी गैस डाली, P3। फिर आपने क्या किया? उस कंटेनर में तीनों गैस इकट्ठे डाल दी, तो जो टोटल प्रेशर होगा वॉल्यूम कंटेनर के अंदर, वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आया? हाँ। पढ़िए द टोटल प्रेशर। पहले क्वेश्चन पढ़ दो, व्हाट इज Dalton's law of partial pressure? The total pressure exerted by a mixture of gases which do not interact is equal to the sum of their individual pressure. हाँ, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं गैसेस। इसका प्रूफ भी है Dalton's law। वैसे तो सब कुछ है, प्रूफ भी है ना? हाँ। तो बट अभी जो सामने आ रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मैंने बताया था कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का प्रेशर कितना हो जाता है? जीरो। गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है? जीरो। जीरो। हाँ, बट मतलब सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ो भाई, व्हाट इज सर अप्लाइड होंगी तभी तो पता चला। देखो क्या होता है, अप्लाइड तो है, एप्लीकेबल तो है। अब जैसे ये बात करो कि जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है, अब ये एक लंबी कहानी है। जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हो, हाँ, बताया था आपने उसे। तो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ जो है इस तरीके से आया करता है। हाँ। तो अब पीछे नहीं आता है, बट यदि पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर आएगा। बिल्कुल। तो वो टेम्परेचर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि वो क्या होता, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में आया -273.15। यस सर। तो ये माना गया कि वो जो पॉइंट है वो हैप्पी बर्थडे पॉइंट है गैस का। उस पॉइंट पे ही गैस पैदा हो रही है। ठीक है सर। T इक्वल टू माइनस, मतलब उस पॉइंट पर गैस का ओरिजिन हुआ है। चलिए। तो वहाँ पे टेम्परेचर जीरो है, तो प्रेशर भी जीरो होगा और वॉल्यूम भी जीरो। जीरो होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, है ना? व्हाट इज द टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो? टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल ही नहीं है। जन्म के पहले क्या है? कुछ नहीं। पढ़ो भाई आंसर। द टेम्परेचर The temperature at which the volume of gas becomes zero is called absolute zero. Its actual value is -273.15 degree Celsius. 15 बोलते हैं, है ना? द टेम्परेचर बिलो -273.15 इज नॉट पॉसिबल। उससे कम टेम्परेचर कोई पॉसिबल नहीं है। है ही नहीं है। 0 केल्विन, है ना? सबसे छोटा टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन होता है ना? वहीं से तो शुरू होता है। हाँ सर। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? बन जाएगा? ओके, डन। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? एक मिनट सर, ट्रिपल पॉइंट 273.16। 16। वेरी गुड, बिल्कुल सही। माइनस न लगा देना गलती से, हैं? प्लस में 273.16। पर वो तो पॉसिबल है सर। हाँ, वो तो पॉसिबल है ना, पॉजिटिव में है। वो पॉजिटिव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़िए। इफ अ गैस is suddenly compressed then its temperature increased by। हाँ देखना जी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने पढ़ाई आपको। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हाँ। सडन चेंज मतलब हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं दिया। हाँ। मतलब डेल्टा Q इक्वल टू कितना? 0 इक्वल टू कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस कर दिया मतलब वर्क डन निगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। भाई कंप्रेस किया मतलब सिस्टम पर काम हुआ है, तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। और वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो इसको जीरो करने के लिए डेल्टा यू को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। नहीं है समझ में?
दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना। एक प्लस में है एक माइनस में, तभी तो जीरो होना है। हाँ। तो जीरो बनाने के लिए अगर ये माइनस में जा रहा है तो इसे किस में जाना पड़ेगा, प्लस में, मतलब डेल, माइनस में जा रहा है तो वो प्लस में जाएगा। हाँ बिल्कुल उल्टा ही होता है। हाँ। तभी तो जब ब्लास्ट होता है तो ठंडक लगती है। तो वर्क डन का भी नेगेटिव थोड़ी ना होता सर। फिर भूल गए तुम, हद हो गई। चलो फिर से आओ वापस। सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग, जब सराउंडिंग सिस्टम पर काम करे तो वर्क डन नेगेटिव, याद आया। और जब गैस काम करे सराउंडिंग पर तो वर्क डन पॉजिटिव। जब कंप्रेस कर रहे हो तो सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, ऊपर से पंप लगा के ठूंस रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। ऊपर से पंप लगा करके इसको कंप्रेसर को नीचे कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव। सिस्टम के ऊपर किया गया काम नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। द्वारा किया गया पॉजिटिव। सिस्टम अगर करे तो पॉजिटिव। तो सिस्टम जब करेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंशन। और सिस्टम के ऊपर जब होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या, पॉजिटिव, हाँ या ना। इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन टेम्परेचर के। तो जब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। पढ़ो आंसर। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, then the mean kinetic energy of gas is increased. Therefore, the temperature of gas is increased suddenly. भाई इन लोगों ने दूसरे तरीके से बता दिया है कि जो प्रेशर होता है वो मीन काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल, सॉरी, जो कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल हुआ करता है। ओके, और जब आप गैस को सडनली कंप्रेस करते हो तो उसकी मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अभी आएगा कि गैस को कंप्रेस करने पर काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है, ठीक ना, एक फार्मूला भी आएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से गैस, सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज सडनली, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब प्रेशर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ये वाला फंडा देख लो, नहीं तो मेरा वाला फंडा भी सही है जो मैंने आपको बताया। समझ गया ना। सडनली कंप्रेस्ड है मतलब चेंज ऑफ एनर्जी जीरो, हीट चेंज जीरो, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। What is Boltzmann constant? Light its value. The ratio of universal gas constant to Avogadro number is called Boltzmann constant. बिल्कुल सही बेटा। स्मॉल के इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एन, आर बाई एन इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, नॉट किलो, ठीक है ना, केल्विन, जूल पर केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। टू गैसेस of equal volume V are mixed at same temperature T and the pressure P. If the mixture be the same temperature, say at same temperature T and its volume also V, then what should be its pressure? दो गैसेस थी, दोनों का वॉल्यूम सेम, मतलब सेम वॉल्यूम V पे। इसका पहले वाले का भी प्रेशर P था, दूसरे का भी प्रेशर P था। दोनों को अगर मिक्स कर दोगे एक ही वॉल्यूम में ला करके तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P, P प्लस P। आंसर पढ़ो। एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द प्रेशर विल बी 2P। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम? भाई देखो, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मतलब पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल गैस की एनर्जी लिख लो कॉपी में, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। इक्वल टू 1/2 kT इज इक्वल टू 1/2 kT। समझ में आया? इज इक्वल टू 1/2 kT। ये मॉलिकुलर एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, समझ लो बेटा। जैसे मान लो ये हीलियम का एटम है, ये क्या है, हीलियम का एटम 3 एक्सेस में डांस करता है, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में। समझ गया ना। तो इसके एक तरफ के डांस के लिए जो इसके साथ एनर्जी एसोसिएट होती है 1/2 kT, इधर के डांस के लिए क्या होगी 1/2 kT, और इधर के डांस के लिए 1/2 kT। तो हीलियम मॉलिक्यूल की अगर आप टोटल एनर्जी बोलोगे तो 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT टोटल एनर्जी ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 kT। बट अगर इसने बोला है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम,
मतलब तो 1 एक तरीके का डांस। तो 1/2 kT वेयर दिस इज। समझ में आया? क्लियर हो गया? जब तक के है तब तक एक मॉलिक्यूल। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर। के है तो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए के आता है। समझ गए ना? एक मोल, हो गया ना सर? एक, अरे नहीं बेटा, एक मॉलिक्यूल की 3 वाइब्रेशंस हैं, इसके लिए वो 3 आया है। ठीक है। मॉलिक्यूल एक ही है। अगर 2 हो गएंगे तो 2 के हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के लिए। तो 2 समझ गए? समझ गए? समझ गए नहीं समझे? अब अगर आप एक मोल की बात करोगे तो एक मोल में ऐसे कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ, 23। तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ। अभी क्या पढ़ाया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू के इक्वल टू पढ़ाया था आर बाई एन ए। के इक्वल टू आर बाई, तो एन ए अगर ऊपर चला जाएगा तो के इंटू एन ए क्या हो जाएगा? आर। तो जहाँ पे के आ रहा है और एन ए आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। तो फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 RT। अब बताओ ये एक मॉलिक्यूल के लिए कि एक मोल के लिए है? एक मॉलिक्यूल के लिए। गलत। मोल के लिए। मोल के लिए एन का मल्टीप्लाई कर दिया ना, एवोगैड्रो नंबर कर दिए ना इतने आपने। तो एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए, हाँ एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT और एक मोल के लिए 3/2 RT टोटल एनर्जी है। समझ गए ना? अब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलोगे तो 1/2 kT, या है ना? समझ में आ गया? तो आंसर कह रहा, क्वेश्चन पढ़ो 10, राइट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस। 1 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी बोलो। K equals to 3/2 kT। हाँ, और 1 मोल के लिए 3/2 RT। समझ गए? एनी गैस, एनी गैस नहीं बेटा, मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी गैस? मोनो एटॉमिक। आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक, जो एक एटम में होते हैं। यस सर। समझ गया ना? डन। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एनर्जी होती है, क्योंकि मोनो एटॉमिक 3 तरीके से डांस करती है, डायटोमिक 5 तरीके से। ठीक है ना? चलिए, तो मोनो एटॉमिक है तो 3/2 kT। 5/2 हो जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन का आया था ना क्वेश्चन में, 5/2 हो गया था ना। तो नाइट्रोजन डायटोमिक है तो उसका 5/2 kT। हाँ वही तो। चलो, शॉर्ट है, वो डायटोमिक है। ठीक है। ट्राइटोमिक 7/2। 7/2। चलिए पढ़िए। ट्राइटोमिक 7, हाँ 7 ही होती है, 6 होती है, 6/2 बेटा, सॉरी ट्राइटोमिक की 6 होती है। चलो अगला पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस बार थ्योरी पेपर सपोर्ट हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और बहुत ही सिंपल कुछ एजम्पशन है, मतलब गैस की स्टडी करने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं कि इनको ध्यान में ही रख करके, है ना, जैसे मंदिर में घुसने के पहले जूते चप्पल उतार देने चाहिए, ऐसे ही गैस की स्टडी करने के लिए कुछ मापदंड, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको बोलते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट। ये मानना ही पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इनको ही लेके चलना पड़ेगा तो ही आप स्टडी कर पाओगे। पढ़ो पहला, द काइनेटिक एनर्जी theory हाँ of gases is based on the following basic assumptions. फर्स्ट, Every gas is composed of minute particle called molecules. तो गैस में जो भी है मॉलिक्यूल की बात होगी, ठीक है। एटम की बात नहीं करेंगे अपन। सेकंड, एटम होता तो फिर गैस ही क्यों होती सर? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एटम से ही मिलके तो मॉलिक्यूल बने हैं। अब सुनो, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बना होगा। तो हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो मॉलिक्यूल को देखेंगे, हम एटम के अंदर नहीं घुसेंगे। होगा बॉन्ड तुम्हारे बीच, हमें क्या करना है? हम तो तुम जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो हमें तुम मिल रहे हो, जो तुम्हारी क्वांटिटी हमें मिल रही है, वो किसके फॉर्म में है? H2 के फॉर्म में है ना, H के फॉर्म में थोड़ा ना है। चलो अगला पढ़ो, ऑल द molecules of gas are rigid, perfectly elastic, solid, sparse and identical in all respects. The size of molecules is negligible as compared with their intermolecular separation. मतलब खुद का साइज जो होता है उनके बीच की दूरी के तुलना में बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, दूरी बहुत ज़्यादा होती है। Yes, sir. और सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक ही टाइप के होते हैं, शेप में, साइज है ना, सॉरी शेप साइज में नहीं, सॉलिड स्फीयर होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, कोई एक गैस है, जैसे मान लो नाइट्रोजन भरी हुई है, तो नाइट्रोजन के सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या एक ही टाइप के तो होंगे, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, The molecules are always in a state of random motion. They move in all directions with all possible velocities ranging from 0 to infinity. जो वेलोसिटी वेरिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। मतलब कोई सबसे सुस्त भी घूमता है और कोई बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है उसी कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट, The molecules collide with one another and also with the walls of containing
containing vessel during the random motion. Hmm. As a result of collision, the molecular density of the gas remains unchanged. The number of molecules per unit volume of gas remains the same. हाँ, मॉलिकुलर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। गैस के चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, आप बोलोगे मैं इतने एरिया में अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेज़र किए तो सेम आएंगे। आप अगर ये एरिया पकड़ लो, ये वॉल्यूम पकड़ लो, इसमें भी सेम आएंगे। ऐसा नहीं होता कि गैस एक जगह गाढ़ी एक जगह हल्की, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट पॉइंट, द कोलिजन। The collision between two molecules is perfectly elastic. The kinetic energy remains conserved in collision. इन कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, पढ़ाया था। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, The molecules do not exert any force of attraction or repulsion on each other except during collision. कोलिजन के अलावा कोई ना फोर्स लगता है, ना अट्रैक्शन, ना रिपल्सन। नेक्स्ट, The collision between two molecules in instantaneous. The time इज spent इंस्टेंटेनियस, is instantaneous. कोई टाइम नहीं लगता कोलिजन में। दैट इज द टाइम Time स्पेंट। spent in a collision is negligible as compared with the time taken by molecules between two consecutive collisions. हाँ, उनके खुद के टक्कर के बीच में लगने वाला समय और एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर में लगने वाला समय, ये बहुत ज़्यादा होता है और टक्कर के बीच का समय बहुत कम होता है। नेक्स्ट, Between two successive collisions, a molecule travels in a straight line with uniform velocity. The distance traveled by a molecule between any two consecutive collisions is called free path. देखो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आया, भड़म मारा, हाँ, और फिर इसके बाद फ्री होकर के यहाँ से यहाँ गया, हाँ, फिर जाके दूसरे को मारा, भड़म। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ होता है, इसमें ये मॉलिक्यूल जो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है yes, sir. और इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? Free path. फिर ये यहाँ टकराया, फिर यहाँ जाएगा, भड़म, फिर जाके टकराया, हाँ, फिर भम टकरा गया। हम्म, ऐसे ही पहला पाथ बन गया लैम्डा 1, दूसरा बन गया लैम्डा 2, तीसरा बन गया लैम्डा 3। इन सब के मीन को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? mean free path. पढ़ो, द एवरेज। The average distance traveled by a molecule between successive collisions is called mean free path. ठीक है ना? तो इन सब का एवरेज जो होगा वो क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। ठीक है, ओके। सारे चैप्टर ठीक ही चीज है। ऑब्वियसली कराने ही कंप्लीट बैक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इक्वल टू द 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूव करना है कि जो प्रेशर होता है वो दैट इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब किसी गैस का जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? Yes, sir. अभी अपन ने एक चीज़ बोली थी, तो देखो बेटा यहाँ से क्या चीज़ आएगी, एक E इक्वल टू 3p/2, 3p/2 मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3p/2। मतलब ध्यान से देखो, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आ रहा समझ में? Yes, sir. मतलब किसी गैस के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया? क्लियर? एनर्जी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना? अब हमको ये प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? अब बेटा मैं तुमको थोड़ी देर में एक फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ, वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब वो फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ इस चैप्टर का वही फार्मूला है, इस चैप्टर की जान है वो फार्मूला। वो क्या होता है? किसी गैस के अंदर का जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है, किसी गैस के अंदर का टोटल प्रेशर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। बेटा ये पहले फार्मूला लिखो, प्रेशर इनसाइड द गैस इक्वल्स टू 1/3, एवरेज प्रेशर आएगा 1/3 रो V स्क्वायर, रो VRMS का स्क्वायर। ओके, RMS का। हाँ VRMS, जहाँ पे वेलोसिटी बदलती है वहाँ RMS आ जाता है। गैलिस बन रहा? देखो यार, P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। हाँ,
रो क्या होती है? डेंसिटी, मतलब 1/3 डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, हाँ सर। टोटल वॉल्यूम इनटू VRMS का होल स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। कुल नहीं, कुछ नहीं, रो की जगह क्या कर दिया? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ। जो गैस है, गैस के अंदर छोटे 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 छोटे, मतलब मैं कहूँ कि अगर गैस का मास टोटल m है तो मैं कह सकता हूँ एक मॉलिक्यूल का मास m मल्टीप्लाई बाई उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो क्या मैं कैपिटल M को m इंटू n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। तो 1/3 कैपिटल M की जगह स्मॉल m इंटू n, हाँ या ना, अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर। बोलो यस और नो, हाँ या ना। कैप 1/3 MN VRMS का स्क्वायर। VRMS को इन बुक वालों ने C ले लिया है। क्या ले लिया है? C बार का स्क्वायर। तो 1/3 MN अपॉन V इंटू C बार का स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं आया? C बार का स्क्वायर। MN क्या हो गया? मास ऑफ द गैस दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। बोलो हाँ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा MN अपॉन V। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला बैक साइड चले जाओ तो क्या बन गया? 1/3 रो C का स्क्वायर, हाँ या ना, आ गया 1/3 रो C का स्क्वायर। P इक्वल टू 1/3 रो C का स्क्वायर 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया भाई? 1/2 2/3 का मल्टीप्लाई किया अपन ने, जैसे सॉरी 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 1/2 रो C स्क्वायर। बोलो हाँ, यस और नो। अगर काइनेटिक एनर्जी में बोलूँ टोटल गैस की कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर टोटल गैस की। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए v कहाँ आ जाएगा? नीचे, ये v स्मॉल है सॉरी, तो मास अपॉन v क्या बन जाएगा? डेंसिटी। तो ये क्या निकलेगी? पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सो p इज इक्वल टू, ये जो टर्म बन जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं E। क्या बोलते हैं? E। तो आंसर P इक्वल टू 2/3 ऑफ E। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा P इक्वल टू 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ kinetic theory of molecules of gas prove that the mean kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Why the temperature of gas cannot be less than absolute zero? हाँ, टेम्परेचर ऑफ द गैस एब्सोल्यूट जीरो से कम क्यों नहीं होता? तो पहले हमको प्रूफ करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या पढ़ाया था मैंने? 3/2 kT पढ़ाया ना मैंने, ये भी बताया था ना। 1 मॉलिक्यूल की 1/2 kT होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो आइडियल गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 3/2 kT ये आपको प्रूफ करके लाना है। चले करे प्रूफ? चलिए अब देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 MnC स्क्वायर अपॉन V होता है कि नहीं होता? क्लियर हो गया ना? PV इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर। नाउ PV इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल गैस के लिए RT। तो 1/3 MnC स्क्वायर क्या हो गया? RT। तो MC स्क्वायर इक्वल टू 3RT/N, 3RT/N, ओके, 3RT/N। अब देखिए हाफ MC स्क्वायर क्या है? मीन काइनेटिक एनर्जी बन गई 3/2 R/N, R/N। रेडबर्ग कांस्टेंट पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। तो आंसर 3/2 kT। आंसर R/N को क्या बोल दिया? K। तो क्या बन गया? 3/2 kT। तो एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब एनर्जी जो होती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, VIMP। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कोई? बन जाएगा? डन? अब इसमें कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो से कम टेम्परेचर पॉसिबल क्यों नहीं है, ये भी अपन बता देते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो से कम टेम्परेचर पॉसिबल क्यों नहीं है। एनर्जी क्या निकली बेटा अपनी? एनर्जी निकली अपनी E इक्वल टू 3/2 RT। निकली कि नहीं निकली? 1 मोल की निकली ना, 3/2 RT। अब
3/2, एक मोल के लिए 3/2 RT और मतलब कि ए पर मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी, पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 KT है ना, 3/2 KT। अगर आप टेम्परेचर T इक्वल टू 0 करते हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, काइनेटिक एनर्जी। अब भैया अगर टेम्परेचर 0 से नीचे होता तो निगेटिव ही होता, और निगेटिव होने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी, निगेटिव। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ भी पॉजिटिव, मास भी पॉजिटिव और किसी नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो हाफ mv² कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, नो। इसलिए कभी भी टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकता। पढ़ो Since the mean kinetic energy of gas molecule is directly proportional to T, hence if T equals to 0 then equals to 0. If the absolute temperature is less than 0, then the mean kinetic energy will be negative, which is impossible. समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अब RMS वेलोसिटी निकालते हैं। अभी अपन ने क्या निकाली थी, वो 1/3 वाली एनर्जी, हाँ, एनर्जी पर 3/2 मॉलिक्यूल। वाली, अब हाँ। अपन निकालते हैं काइनेट वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे अभी एनर्जी निकाली वैसे ही है। पढ़ो क्वेश्चन। प्रूव दैट RMS velocity of molecule of gas is directly proportional to the square root of absolute temperature and define absolute to 0. ठीक। प्रूव दैट C इक्वल टू √3RT/m, ये फार्मूला होता है बेटा, हाँ सर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ठीक है ना। चलिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रेशर का फार्मूला बार बार फिर से वही आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर, m इंटू एन को कैपिटल M टोटल मास ऑफ द गैस, हाँ 3v तो P इंटू वी इक्वल टू 1/3 mv², हाँ सर, फिर से PV इक्वल टू RT RT, है ना। तो यहाँ से 1/3 mc² इक्वल टू PV है और PV इक्वल टू RT, तो 1/3 mc² इक्वल टू कितना हो गया, RT। RT, c² को रोक लो, यहाँ चला गया 3RT/m, 3RT/m, तो C इक्वल टू हो जाएगा √3RT/m, आ गया। तो C इक्वल टू √3RT/m, क्लियर। देखिए R कांस्टेंट है, टोटल मास कांस्टेंट है, तो मतलब C प्रोपोर्शनल टू √T, क्लियर। C प्रोपोर्शनल टू √T, क्लियर। अब अगर टेम्परेचर को 0 कर दोगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर मॉलिकुलर स्पीड कितनी हो जाती है, 0, गैस रुक जाती है। पढ़ो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। absolute temperature is that temperature at which velocity of gas molecule becomes 0. समझ गए। तो वो टेम्परेचर जिस पे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ वेसल A vessel contain n molecule of a gas. If number of molecule is made half, what will be the effect on pressure of gas, mean kinetic energy of gas, and on RMS velocity of gas? 3 चीज़ पे पूछा गया फ़र्क। नंबर 1 प्रेशर पे, नंबर 2 मीन काइनेटिक एनर्जी पे, और नंबर 3 RMS वेलोसिटी पे। तो चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस P इक्वल टू 1/3, m मतलब यूनिट मास, n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, C का स्क्वायर, तो डायरेक्टली P प्रोपोर्शनल टू n दिख रहा है। तो अगर आप n को आधा करोगे तो P भी क्या हो जाएगा, आधा। पड़े, दैट इज प्रेशर। It is pressure of gas reduced to half when number of molecule of gas is made half. ठीक है ना, आ गया, प्रेशर भी आधा हो जाएगा, क्लियर। देन मीन काइनेटिक एनर्जी, अब प्रेशर आधा हो गया, अभी अपन ने पढ़ा था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब प्रेशर आधा हुआ है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी। तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रेड्यूस टू बिकम्स हाफ, क्लियर। अब C बार यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला √3RT/m, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है क्या, नो, नहीं डिपेंड कर रहा है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, T पे। अगर K होता तो मॉलिक्यूल्स भी होते ना, डिपेंड करता मॉलिक्यूल। नहीं बेटा, ये पर मोल के लिए है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ n आ रहा है क्या, आ ही नहीं रहा ना। हाँ, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट रिमेन्स सेम, मतलब जो स्पीड है वो सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ वेसल, एक मिनट। A vessel is filled with a mixture हाँ, of two different gases. Explain with reason. First, are the average kinetic energy per molecule of both the gases same? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा। बट एक मिनट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेम होगी। नेक्स्ट, RMS वेलोसिटी RMS velocity of molecule same? नहीं होगी, क्योंकि मास पे डिपेंड करती है। अगर दोनों मॉलिक्यूल की मास अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगा। आर द प्रेशर सेम? चलिए देखते हैं तीनों के आंसर कि क्या क्या सेम होगा, है ना। प्रेशर पूछा है, एनर्जी पूछी है और वेलोसिटी पूछी है।
चलिए, पहला आपसे पूछा गया है क्या? पहला आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में पूछा गया है। पहला फर्स्ट आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है पर मॉलिक्यूल की होती है 3/2 kT, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आंसर दोनों के सेम टेम्परेचर है। क्या है? एनर्जी हाँ, एवरेज काइनेटिक के कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ गए ना? तो पहला है यस, एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। सेकंड पढ़ो। RMS वेलोसिटी मॉलिक्यूल सेम? नो, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर तो चलो सेम था मगर मास तो अलग अलग हो गया। हाँ, थर्ड पढ़िए। As the mass of the gases are not given, hence we cannot say anything about pressure. हम प्रेशर के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के मास नहीं दिए गए हैं। अगर मास इक्वल होंगे तो प्रेशर इक्वल होगा और मास इक्वल नहीं है तो प्रेशर इक्वल नहीं होगा, ठीक ना? क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 टोटल अमाउंट अपॉन गैस, नहीं बेटा, टोटल मास अपॉन गैस इंटू V स्क्वायर और अपॉन क्या? टोटल वॉल्यूम। याद आया? mv स्क्वायर वाला ना? P प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल्स टू, कहाँ प्रेशर की बात हो रही है, एनर्जी की बात नहीं हो रही है। P इज इक्वल टू 1/3 टोटल मास mn को m कर देते हैं इंटू V RMS का स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम। याद आया? mn को m क्यों कर देते हैं? एक बात बताइए, आपके पास किसी गैस का एक मॉलिक्यूल का मास m है और उसके अंदर स्मॉल n या कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मास ऑफ द गैस क्या होगा? m इंटू n ही तो होगा। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैंने क्या बताया था कि 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT तीनों तरफ बराबर गई थी। तो यही होता है कि जितने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं किसी गैस की, सब में एनर्जी का शेयर इक्वल होता है। पढ़ो, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन है, वो पोर्शन लिख दिया, इक्विपार्टीशन। हाँ, as per this law in the state of thermal equilibrium of system energy is equally divided. Energy that is energy associated with each degree of freedom of system is half kT, where k is the Boltzmann constant and t is the absolute temperature. ठीक है ना? जहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 1/2 kT सबको मिलती है एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? अगला है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीधी सीधी बात शब्दों में, एक गैस का मॉलिक्यूल जितने डायरेक्शन में डांस करने के लिए फ्री हो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए ना? इसका फॉर्मूला 5 में चाहे वो 3 में। हाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है 3n - k। n मतलब उसकी एटॉमिसिटी, उसमें कितने एटम हैं, और k का मतलब रिस्ट्रिक्शन, k का मतलब रिस्ट्रिक्शन। चलो देखना ध्यान से, ये मान लो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कितने एटम है? 2 एटम है। कितने रिस्ट्रिक्शन है? एक ही बॉन्ड तो है, तो मतलब एक ही रिस्ट्रिक्शन है। तो आंसर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। n का मतलब कितने मॉलिक्यूल? 2। n मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम, सॉरी एटम। रिस्ट्रिक्शन कितना? 1। 3 2 + 6 - 1, आंसर कितना आया? 5। तो मतलब नाइट्रोजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 5। अब हीलियम की निकालते हैं। हीलियम मोनोटॉमिक है, मतलब n = 1, तो फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n - k। 3n - k, 3 1 जा 3 माइनस रिस्ट्रिक्शन कितने हैं? कोई नहीं, खाली है 0। आंसर 3 × 1 कितना हुआ? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 3। पढ़िए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज अ नंबर ऑफ coordinates required to describe the position of any dynamic system and configuration of its particle. For example, if a gas particle is moving along a straight path, its degree of freedom will be 0. 1. ठीक है ना? अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, अगर वाई एक्सेस में जाएगी तो 2 हो जाएगी, जेड में जाएगी 3 हो जाएगी। पढ़िए, इफ एनी सिस्टम is made up of n particle, then its degree of freedom is given by f is equals to 3n - k. f = 3n - k, where k is the number of independent relations among particles of the system. For diatomic gas, n equals to 2, k equals to 1. f is equals to 3 × 2 - 1 equals to 6 - 1 equals to 5. ठीक है, आ गया समझ में? अब चलिए अगला अगला है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है ना? मोनोएटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट, अभी बताया था मैंने, वो देखो फॉर्मूला लिखा है CP/CV। ओके, CP/CV का रेशियो निकालना है। तो CP मैंने क्या पढ़ाया था? देखियो, CP मैंने पढ़ाया था CP = होता है 1 + F/2R, 1 + F/2R।
ठीक है ना। और सी वी कितना होता है, F/2R। सी वी इक्वल टू कितना, F/2R। तो भैया देखो आपके पास, बाय बेटा, तो यहाँ पे आपके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमी की क्या होती है, 3, तो 3/2 + 1 यानी कि 5/2R आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें सी वी F/2R मतलब 3/2R, बोलो हाँ। R से R, 2 से 2, आंसर कितना 5/3 मतलब 1.4 समथिंग आएगा। तो आंसर 5/3 1.67, समझ में आ गया, ये डायरेक्टली आ गया। अब चलो अपन मेथड से करते हैं, अपने पास अपन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल 3/3 × 1/2 kT मतलब 3/2 kT। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये एक मॉलिक्यूल की है, एक मोल के लिए क्या करते हैं, इसमें Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं, R/Na अवोगाद्रो नंबर। तो Na का मल्टीप्लाई कैपिटल Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गई R, तो क्या बन गई 3/2RT बन गई। ये आ गई, नहीं आई, तो ये आ गई अपने पास टोटल एनर्जी आ गई कितना 3/2RT। U हाँ है ना, U इक्वल टू कितना आ गया 3/2RT। एनी प्रॉब्लम। आज ही मैंने आपको बताया था कि U जो हुआ करता है, U इक्वल टू जो हुआ करता है वो होता है CV। क्या होता है, CV। ओके, जब 1 रखते हैं तब होता है CV। एक मिनट, हाँ सही बोल गए। देखिए ये U अपने पास आ गया है, ये आ गई अपने पास U आ गई टोटल एनर्जी, ओके, 1 मोल की। नाउ अब CV निकालना है। CV देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 मोल के लिए 1, बोलो हाँ, CV डेल्टा T, बोलो यस। तो CV इज इक्वल टू हो गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, बोलो हाँ, ठीक है ना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। क्लियर क्लियर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में जो टोटल हीट दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी की चेंज की इक्वल होती है कि नहीं होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो टोटल हीट दी जाती है, वर्क डन तो होता ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी ही तो होगी। तो CV मतलब डेल्टा U अपॉन कितना डेल्टा T, तो आ गया CV। क्लियर क्लियर आ गया। तो चलिए डेल्टा U कितना निकला था 3/2RT, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T करोगे मतलब D/dt 3/2RT, बोलो यस। तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 3/2R ही बचेगा केवल, मतलब CV इक्वल टू कितना 3/2R। क्लियर, CV इक्वल टू 3/2R, डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, तो CV इक्वल टू 3/2R। नाउ मेयर्स फार्मूले से CP निकाल लो, CP/CV इक्वल टू R। गामा इक्वल टू क्या होता है CP/CV, कोफिशिएंट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP/CV, आंसर 1.67। क्लियर। चलिए देखिए बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस। मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो मतलब CP/CV, और डायटोमिक गैस मतलब क्या है इसका, डाई एटॉमिक गैस है, मतलब N इक्वल टू 2। N इक्वल टू 2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, पता है कि नहीं पता। डायटोमिक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, तो हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 5/2 kT होगी कि नहीं होगी, होगी, जहां तक होगी वो बोलते जाना। तो n मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी होगी n kT, है ना। तो एक मोल के लिए n इंटू kT, k का n के साथ मल्टीप्लाई किया R बन गया। अब ये कैसे बन गया, ओके भाई, पर मोल के लिए आपको पता होगा अपने पास जो फॉर्मूला हुआ करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू R/एवोगाद्रो नंबर Na। तो R इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई N होता है कि नहीं होता। तो N का मल्टीप्लाई K के साथ जब करोगे तो ये R में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो 5/A होगा ना, वो N, हाँ वो Na ही है, ओके, एवोगाद्रो नंबर ही है, ठीक है सर, है ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस में कितने आइटम होते हैं Na मॉलिक्यूल। तो 1 मोल गैस के लिए कितना हो गया 3/2RT, सॉरी 5/2RT। यहाँ तक आया, नहीं आया समझ में, आ गया। अब जो CV होता है, CV जो हुआ करता है वो हुआ करता है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, होता है कि नहीं होता, वर्क डन के बराबर, फिर भूल गए, डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा Q के बराबर, और डेल्टा Q डेल्टा U के बराबर, यस और नो। तो ये हुआ करता है डेल्टा U/डेल्टा T होता है। और डेल्टा ये आपने कितना निकाला, U की वैल्यू कितनी निकाली 5/2RT। तो एक काम करो, इसको DU/dt लिख लो, बात तो वही है
डी यू बाई dt डी टी, तो डी बाई डी टी 5/2 आर टी, बोलो हाँ। हाँ सर 5/2 आर कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो t का t के रिस्पेक्ट में कितना 1, 1 तो CV की वैल्यू कितनी, केवल 5/2 आर बचेगा कि नहीं बचेगा, वो तो बाहर निकालेंगे वो निकल गया तो बच गया, बाकी हो गया 1, तो 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं, तो 5/2 आर। क्लियर है सुनो, आया ना, नहीं आया समझ में, आ गया। आज ही पढ़ा हम लोगों ने कि CP माइनस CV इक्वल टू कितना होता है R, हाँ तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा CV प्लस R, हाँ होगा कि नहीं होगा, R प्लस अच्छा, CV, वो वाली इक्वेशन वही वाली इक्वेशन, तो CV और R, CV को ऐड कर दिया, ये देखो CV इतना आया है, R के साथ तो कितना आ गया 7/2 R। क्लियर, नाउ गामा निकालना है, गामा इक्वल टू CP बाई CV, भैया CP कितना आया 5/2 R, CV कितना आया 7/2, R से R कैंसिल, 5/7 आंसर के, सॉरी 7/5, ऊपर CP था उल्टा कर दिया मैंने, 7/2 ऊपर था 5/2 नीचे था, आंसर 7/5 कितना आ गया 1.540। क्लियर, ठीक है सर कोई दिक्कत। चलिए थर्ड, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ट्राई एटॉमिक के लिए, किसके लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6, CO2 गैस H2O, समझ गए ना, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, समझ गए ना, तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल के साथ कितना हो जाएगा 6/2 kT, यानी कि 3 kT, 3 kT, तो n नंबर ऑफ 1 के लिए कितना हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई करेंगे na के साथ, तो 3RT बनेगा कि नहीं बचेगा, बन गया 3RT, बन गया। अब नाउ CV इक्वल टू फिर से डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, आया ना, मतलब डी यू बाई फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, T का 1 जो है 3 बन जाएगा, 3R बन जाएगा। नाउ CP माइनस CV इक्वल टू कितना R, तो CP इक्वल टू CV प्लस R, R प्लस CV कितना आया 3R, जोड़ करके कितना हो गया 4R, बोलो यस। गामा इक्वल टू CP बाई CV, CP कितना आया 4R, CV कितनी थी 3R, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 1.33। डन, ये सर आप अपलोड कर दो सर। डन, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, क्लियर हो गया ना, हाँ। बन जाएगा ना। हाँ। चलिए तो यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे आज।